हेलो स्टूडेंट्स, इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम के अंदर अगर देखोगे आप तो SO2 की रूट मीन स्क्वायर स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और एवरेज स्पीड के बारे में पूछा गया है 427 डिग्री सेंटीग्रेड पे। सबसे पहले अगर हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को पता कर लें SO2 के केस में तो उसका 1.12 टाइम्स होगी एवरेज स्पीड और उस मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का 1.224 टाइम होगा रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, रेशियो बिटवीन दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड। तो अब आपको टेम्परेचर सेंटीग्रेड में 427 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है, तो इसे हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 273 ऐड करके, तो आपके पास 700 केल्विन आएगा। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फॉर्मूला, दैट इज √2 RT बाई में m। अब m है जो SO2 के लिए, दैट इज 64 ग्राम पर मोल। अब जो आप यूज कर रहे हो मोलर मास की यूनिट्स, उसके अंदर सीजीएस सिस्टम है, तो आप उसके लिए R की जो वैल्यू यूज करोगे दैट विल बी 8.314 इंटू 10⁻⁷ अर्क पर मोल पर केल्विन। और अर्क की जो अगर आप वैल्यू देखो वो है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड रेज़ टू पावर -2। तो अगर आप मोलर मास सीजीएस सिस्टम में यूज कर रहे हो तो आप ये वाला यूज करोगे और आपका लास्ट रिजल्ट सेंटीमीटर पर सेकेंड में होगा। बट अगर आप मास 64 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मोल में यूज करोगे तब R की वैल्यू यूज करोगे आप 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, तब आपका जो लास्ट रिजल्ट होगा वो होगा इन दी टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकंड, क्योंकि जूल की जो वैल्यू है दैट इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड रेज़ टू पावर -2। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हो। मैं जो सॉल्व करूंगा वो अकॉर्डिंग टू दी सीजीएस सिस्टम सॉल्व करूंगा और मास यूज करूंगा मैं ग्राम पर मोल में, R 8.314 इंटू 10⁻⁷ अर्क पर मोल पर केल्विन। तो मेरा जो रिजल्ट होगा लास्ट में वो सेंटीमीटर पर सेकंड की फॉर्म में होगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ तो पहले आ गया 2, R की वैल्यू 8.314 इंटू 10⁻⁷। अब मैं अगर अर्क की वैल्यू लिखूँ दैट इज ग्राम सेंटीमीटर रेज़ टू पावर 2 सेकंड रेज़ टू पावर -2। उसके बाद आपके पास है पर मोल पर केल्विन और उसके बाद आपने पुट करनी है वैल्यू ऑफ टेम्परेचर दैट इज 700 केल्विन अपॉन आपके पास मोलर मास है 64 ग्राम पर मोल। तो अगर आप देखोगे तो पर मोल वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, ग्राम वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, आपके पास केल्विन और पर केल्विन कैंसिल हो गए, आपके पास बचा सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड रेज़ टू पावर -2। तो आपके पास जो अंडर से बाहर आएगा फैक्टर वो आएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आपने इंपॉर्टेंटली देखना है कि आपने कौन सा सिस्टम यूनिट्स का यूज करना है। अब आपके पास जो फैक्टर बचेगा दैट विल बी 2 इंटू 8.314 इंटू 10⁻⁷ इंटू 700 डिवाइड बाय 64। ये सारा फैक्टर अंडर रूट के अंदर होगा और आपके पास होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आप इस फैक्टर को सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 42620 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब अगर हम इसका 1.128 टाइम कर दें तो वो आपके पास होगी एवरेज स्पीड, दैट विल बी 4819119 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और अगर इसका हम 1.224 कैलकुलेट करते हैं देन दैट विल बी द रूट मीन स्क्वायर स्पीड और दैट इज इक्वल टू 52230 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आप इस अप्रोच से क्या कर सकते हो, तीनों टाइप की स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो SO2 के लिए एट अ गिवन टेम्परेचर। तो ये था फर्स्ट बेसिक प्रॉब्लम। मेन इसमें पॉइंट आपने देखना है कि R का कौन सा वैल्यू यूज करोगे आप अकॉर्डिंग टू दी रिजल्ट आपको सेंटीमीटर पर सेकेंड में चाहिए या आपको मीटर पर सेकेंड में चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने R को यूज करना है। अब अगर आप नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो तो नेक्स्ट प्रॉब्लम के अंदर आपसे पूछा गया है कि किस टेम्परेचर पे जो नाइट्रोजन का RMS है दैट इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड वो इक्वल होगा टू दैट ऑफ प्रोपेन एट STP। इट मींस जो प्रोपेन है वो हमें STP कंडीशंस पे दिया गया है। प्रोपेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है दैट इज C3H8 हैविंग मास 44 यूनिट। तो अब आपके पास एसटीपी कंडीशन पे जो इसकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड होगी दैट विल बी
√3R। आप पुट करोगे टेम्परेचर एसटीपी कंडीशन के लिए, तो एसटीपी कंडीशन के लिए टेम्परेचर दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज इक्वल टू 273 केल्विन अपॉन आपके पास मोलर मास है इसका 44 यूनिट। तो ये आएगा आपके पास रूट मीन स्क्वायर स्पीड फॉर दी प्रोपेन गैस। अब आपने नाइट्रोजन का ऐसा टेम्परेचर पता करना है जिस टेम्परेचर पे नाइट्रोजन की आरएमएस प्रोपेन के आरएमएस के इक्वल हो एट एसटीपी कंडीशन। तो नाइट्रोजन के केस में उसका मास है 28 यूनिट, ठीक है। तो आपके पास जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड की वैल्यू होगी दैट विल बी √3R इनटू टेम्परेचर हमने पता करना है डिवाइड बाय 28। दोनों फैक्टर को हम इक्वेट कर देंगे तो आपके पास 3R वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास अंडर रूट में आएगा 273/44 इज इक्वल टू √T/28। तो आप T के लिए यहाँ से सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 173.7 केल्विन। तो ये आपने दो डिफरेंट स्पीसीज के लिए आरएमएस के एक्सप्रेशन को इक्वेट करके एक सिस्टम का आपको टेम्परेचर पता था, दूसरे सिस्टम का टेम्परेचर पता किया। अगला अगर आप प्रॉब्लम देखोगे तो उस प्रॉब्लम में आपको दिया गया है कि नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो मूव कर रहा है विद दी स्पीड v। जब टेम्परेचर उसका हमने डबल कर दिया, नाइट्रोजन के केस का टेम्परेचर हमने डबल कर दिया, तो नाइट्रोजन का टेम्परेचर जब सिस्टम का डबल किया गया तो वो डिसोसिएट कर गया इनटू दी इंडिविजुअल एटम्स। और इंडिविजुअल एटम में डिसोसिएट करने के बाद जो पहले आरएमएस था वो था v, आपको बाद में जो इंडिविजुअल एटम्स हैं उनका रूट मीन स्क्वायर स्पीड पूछा गया। तो सबसे पहले जब डिसोसिएशन हुआ है तो टेम्परेचर T से 2T चला गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मॉलिक्यूल के डिसोसिएट होने से दो इंडिविजुअल एटम आगे आपके पास, इट मींस जो नाइट्रोजन N2 फॉर्म में था अगर उसका मोलर मास m है तो इंडिविजुअल नाइट्रोजन एटम का मास होगा m/2। तो अगर यहाँ पे आपके पास जो स्पीड थी वो v थी, यहाँ पे स्पीड हमने पता करनी है। तो अब आप एक्सप्रेशन में बेसिकली यूज क्या करोगे 3R इनटू टेम्परेचर अब पहले से डबल है दैट इज 2T और मॉलिक्यूलर मास दैट इज m/2। पहले आपके पास एक्सप्रेशन था 3RT डिवाइड बाय m। तो अब दोनों में आप रिलेशन देखोगे तो ये 2 वाला फैक्टर क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास अंडर रूट में क्या बनेगा 4 बनेगा। तो अंडर रूट में 4 आने के बाद आप देखोगे दोनों फैक्टर बाकी 3RT/m क्या है सेम है। तो अंडर रूट 4 से आपके पास बाहर आएगा 2। इट मींस अगर यहाँ पे आपके पास स्पीड ये v है तो यहाँ पे आपके पास जो स्पीड होगी दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ v, क्योंकि अंडर रूट के अंदर आपके पास जो फैक्टर आया दैट इज 4 और 4 का अंडर रूट क्या होगा 2 होगा। तो स्पीड क्या होगी 2 टाइम्स होगी जब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल टेम्परेचर डबल होने से इंडिविजुअल एटम्स में क्या करेगा डिसोसिएट करेगा। तो आपका ऑप्शन आएगा सी। अब अगर आप नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपको एवरेज स्पीड SO2 और मीथेन के केस में रेशियो पूछा गया है एट सेम टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर सेम है SO2 और मीथेन के केस में, तब अगर आप एवरेज स्पीड के एक्सप्रेशन को देखो तो √8RT/m एक्सप्रेशन। अब टेम्परेचर सेम है तो टेम्परेचर का फैक्टर मॉलिक्यूलर स्पीड को इफेक्ट नहीं करेगा। तो कौन इफेक्ट कर रहा है बेसिकली मोलर मास। तो अगर आपने एवरेज स्पीड इन केस ऑफ SO2 और मीथेन की रेशियो निकालनी है तो उसके लिए अगर आप देखो मोलर मास के साथ स्पीड का इनवर्स रिलेशन है और अंडर रूट के अंदर है वो, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी रेशियो की दैट विल बी दी मोलर मास इन केस ऑफ मीथेन टू दी मोलर मास ऑफ SO2 सिस्टम। अब मीथेन का मोलर मास है 16 यूनिट और इसका है 64 यूनिट। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट इज अंडर रूट 1/4 दैट इज 1/2। तो आपकी जो रेशियो आएगी एवरेज स्पीड की दैट इज 1:2। अगर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें तो आपको पूछा गया है कि 400 केल्विन पे आरएमएस ऑफ गैस X इज इक्वल टू मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ गैस Y एट दी 60 केल्विन। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Y। तो अगर आप X गैस के लिए देखोगे तो उसका मॉलिक्यूलर वेट 40 यूनिट है और टेम्परेचर है 400 केल्विन। तो उसका जो आरएमएस होगा दैट विल बी अंडर रूट 3R इंटू 400 डिवाइड बाय 40। अब जो गैस Y है उसका मॉलिक्यूलर मास हमने पता करना है और आपको टेम्परेचर 60 केल्विन दिया गया है।
तो अगर हम इसका एक्सप्रेशन यूज करेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का वाई गैस के केस में, तो आपके पास वैल्यू आएगी 2R इंटू टेम्परेचर इज 60 केल्विन अपॉन अपने मोलिकुलर मास को पता करना है। तो हम दोनों एक्सप्रेशंस को इक्वेट कर देंगे। तो इक्वेट करके आपके पास 3R इंटू 400 बाई 40 इज इक्वल टू 2R इंटू 60 बाई m। स्क्वेयरिंग करने से रूट दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल होगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास 10 बनेगा, तो आपके पास 30 इज इक्वल टू 2R, R कैंसिल हो चुका है तो 2 इंटू 60 डिवाइड बाय आपके पास m आ गया। तो m की वैल्यू जो होगी दैट विल बी 120 डिवाइड बाय 30 दैट इज अ 4 यूनिट। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर आप देखोगे तो उसके अंदर आपको पूछा गया है कि किस फैक्टर के साथ रूट मीन स्क्वायर स्पीड एक गैसेज मॉलिक्यूल का इंक्रीज होगा जब टेम्परेचर को 273 से 1092 केल्विन कर दिया गया। तो मास गैसेज मॉलिक्यूल का सेम है, टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड अगर आप देखोगे दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी। तो अगर आप टेम्परेचर को 273 से इंक्रीज कर रहे हो 1092 पे, तो आपको अगर टेम्परेचर का इंक्रीज देखोगे तो वो है बाय 4 टाइम। 4 टाइम का अगर आप अंडर रूट निकालोगे यहाँ पे तो आपके पास बनेगा 2 टाइम्स का फैक्टर। तो इट मींस अगर आपने टेम्परेचर 273 से 1092 केल्विन किया तो टेम्परेचर 4 टाइम इंक्रीज हो गया, बट रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो जब आप 4 का अंडर रूट निकालोगे आपके पास 2 का फैक्टर बनेगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड में इंक्रीज आएगा दैट इज द बाय द फैक्टर ऑफ 2। सबसे पहली प्रॉब्लम के अंदर आपको दिया गया है कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन इज अंडर रूट 7 टाइम्स ऑफ द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ नाइट्रोजन एट ए टी टेम्परेचर। ठीक है, तब आपको रिलेशन पूछा गया है कि टेम्परेचर्स में क्या रिलेशन है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के। तो अब जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के हम मॉलिक्यूलर स्पीड दैट इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड के एक्सप्रेशन को यूज करें तो वो होगा अंडर रूट 3R टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 2 यूनिट इज इक्वल टू अंडर रूट 7 अंडर रूट फिर आएगा मॉलिक्यूलर स्पीड दैट इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ नाइट्रोजन 3R इनटू टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय 28 यूनिट जो नाइट्रोजन का मास है। तो स्क्वेयरिंग करोगे दोनों साइड तो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा 3R टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 7 इंटू 3R टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन गैस अपॉन 28। 3R से 3R कैंसिल हो गया आपके पास, तो टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन गैस दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 7 डिवाइड बाय 28 इंटू टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो ये आ गया आपके पास 1/2 दैट इज द टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो क्लियरली हाइड्रोजन गैस का टेम्परेचर नाइट्रोजन गैस के टेम्परेचर का हाफ है। इट मींस ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आप प्रॉब्लम देख रहे हो उसके अंदर आपको दिया गया है कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल इज x सेंटीमीटर पर सेकंड एट ए प्रेशर ऑफ p एटमॉस्फेरिक यूनिट। then रूट मीन स्क्वायर स्पीड एट ए प्रेशर ऑफ 2 p एटमॉस्फेरिक यूनिट क्या होगा अगर टेम्परेचर क्या रहे कांस्टेंट रहे। अब जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है दैट इज 3RT/m। अब एक और भी इसका फॉर्मेट हो सकता है दैट इज 3PV/m। अगर हम आइडियल गैस के केस में RT को PV से रिप्लेस कर दें तो मास अपॉन वॉल्यूम दैट इज डेंसिटी, तो और एक्सप्रेशन बनता है दैट इज 3P/d। तो कई बार ये कंफ्यूज करता है कि प्रेशर के साथ रूट मीन स्क्वायर स्पीड का रिलेशन है, बट एक्चुअली तीनों टाइप के स्पीड का प्रेशर के साथ रिलेशन नहीं है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो आपको देख के लग रहा होगा इस एक्सप्रेशन को कि प्रेशर के 2P होने से चेंज आएगा कुछ, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो अगर प्रेशर को चेंज करेंगे तो वॉल्यूम भी एक्सप्रेशन में चेंज होगा, और वॉल्यूम के चेंज होते डेंसिटी में क्या आएगा, चेंज आएगा। तो ये आपने नोट करना है, इस फार्मूले के अंदर आपने कंफ्यूज नहीं होना। फार्मूला आप यही यूज करोगे कि मॉलिक्यूलर स्पीड्स हैं, चाहे वो एवरेज है, चाहे रूट मीन है, चाहे मोस्ट प्रोबेबल है, दैट आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द प्रेशर ऑफ द सिस्टम। तो अगर प्रेशर P एटमॉस्फेरिक यूनिट से 2P हो गया तो स्पीड पे कोई चेंज नहीं आएगा, अगर x है तो स्पीड भी x ही रहेगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द मॉलिक्यूलर स्पीड्स।
अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर आपको दिया गया है कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड एक मोनोटॉमिक गैस का वो है URMS, दैट इज 3RT/m, मोनोटॉमिक गैस का मास m यूनिट है। तब किनेटिक एनर्जी और रूट मीन स्क्वायर स्पीड में क्या रिलेशन होगा? अगर हम किनेटिक एनर्जी देखें 1 मोल ऑफ गैस के लिए दैट इज 3/2 RT के इक्वल है 1 मोल के लिए फ्रॉम द किनेटिक गैस इक्वेशन। तो अगर हम इस फैक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें तो ये वाला फैक्टर अपने पास बन जाएगा किनेटिक एनर्जी। तो जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है दैट इज √2 टाइम्स ऑफ किनेटिक एनर्जी, ये पूरा फैक्टर किनेटिक एनर्जी का आ गया डिवाइड बाय मोलर मास। तो आपके पास जो वैल्यू आई रूट मीन स्क्वायर स्पीड और किनेटिक एनर्जी के रिलेशन की दैट इज √2E/m। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया है कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज 30 into √r at 27 डिग्री सेंटीग्रेड, देन व्हाट विल बी द मोलर मास ऑफ गैस इन किलोग्राम। अब जो आपको रूट मीन स्क्वायर स्पीड दिया गया दैट इज 30 √r दैट इज इक्वल टू √3RT बाय में मोलर मास ऑफ गैस। ये हमने रूट मीन स्क्वायर स्पीड का एक्सप्रेशन यूज किया। तो 30 √r इज इक्वल टू √3r, टेम्परेचर 27 है तो वो 300 केल्विन होगा आपके पास डिवाइड बाय मोलर मास। अब आप देखोगे तो अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो आपके पास वैल्यू बनेगी 30 स्क्वायर इंटू r इज इक्वल टू 3 इंटू r इंटू 300/m। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी r से r कैंसिल हो जाएगा, 30 इंटू 30/3 इंटू 300 दैट इज इक्वल टू 1/m। तो ये क्लियरली आपके पास कैंसिल आउट होने के बाद 1 यूनिट आएगा, दैट इज 1 ग्राम पर मोल। अगर हम मोलर मास की जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट देखें वो मोस्टली ग्राम पर मोल में होगा। तो इसको किलोग्राम में चेंज करोगे तो ये बन जाएगा 10⁻³ किलोग्राम पर मोल। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी डी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर आपको पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस विल हैव द हाईएस्ट RMS एट द 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सभी गैसेस का टेम्परेचर सेम है, तो अगर आप रूट मीन स्क्वायर स्पीड का रिलेशन देखो तो वो मॉलिक्यूलर मास के साथ या मोलर मास के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ m। जिसका m लोअर होगा उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी। तो ऑक्सीजन का जो मास है दैट इज 32 यूनिट, CO का मास है दैट इज 28 यूनिट, SO2 का 64 यूनिट और CO2 का 44 यूनिट। तो सबसे हाई स्पीड किसकी होगी? CO की, क्योंकि इसका मास सबसे कम है। उसके बाद आपके पास कम स्पीड वाला आएगा ऑक्सीजन, उससे कम स्पीड वाला आएगा CO2 और सबसे कम स्पीड वाला आएगा SO2 एट द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सिमिलर कंडीशन which of the following gas will have the same value of RMS as CO2। सिमिलर कंडीशन है, टेम्परेचर सेम है, तो CO के साथ उसी का रूट मीन स्क्वायर स्पीड सेम होगा जिसका मोलर मास CO2 के बराबर होगा। CO2 का मास है 44 यूनिट। अब NO का मास अगर आप देखोगे दैट इज 16 प्लस 14 दैट इज 30 यूनिट। इसके केस में अगर आप देखोगे दैट इज 12 इंटू 3 प्लस 8 दैट इज 44 यूनिट। CO के केस में 28 है, नाइट्रोजन के केस में भी 28 है। तो CO2 का मोलर मास मैच कर रहा है किससे? प्रोपेन से। तो प्रोपेन की जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होगी वो CO2 के बराबर होगी अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर। तो ये हमने डिस्कस किए बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग दी मॉलिक्यूलर स्पीड्स। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम स्टार्ट करेंगे अबाउट द लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, और उसके अंदर मैं जो स्टार्ट करूंगा वो होगा सबसे पहले एंड्रयूज आइसोथर्म।